नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज जो एक खबर जिसके बारे में बात करनी, एक ऐसी खबर जिसके बारे में समझाना अब लोगों को जरूरी है कि बीजेपी कितने सालों से जॉर्ज सोरोस के बारे में झूठ बोलती आई। ये कहती रही कि सोनिया गांधी की फाउंडेशन में जॉर्ज सोरोस ने पैसे दिए हैं। एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी के लिंक जॉर्ज सोरोस से बता दिया। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, निशिकांत दुबे सदन के अंदर खड़े होकर इस तरीके की बातें करते हैं कि देखिए, जॉर्ज सोरोस फंडेड जो लोग हैं वो इस तरीके का एंटी इंडिया एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। बीजेपी अपनी गलतियों पर पर्दा करती है और उसके बाद एक झूठा नैरेटिव गढ़ती है। और आज इसी का खुलासा कांग्रेस ने किया है। कल सुप्रिया श्रीनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम उन लोगों के नाम गिनाए जो कि जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने जिन जिन लोगों को पैसा दिया है और वो बीजेपी से कैसे रिलेटेड है। अब शमिका रवि की बात मैं आपको बताऊं, जो कि आर्थिक सलाहकार कमेटी, जो कि पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो कमेटी है उसकी मेंबर है शमिका रवि। उन्होंने आज इस बात को एडमिट किया और उन्होंने ये कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी वहां पर जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने पैसे दिए हैं, जॉर्ज सोरोस की संस्था ने पैसे दिए थे। एग्जैक्टली क्या कहा? प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि ने स्वीकार किया है कि सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 2006-7 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में फंडिंग की थी जब वो सहायक प्रोफेसर थी, लेकिन किसी भी फैकल्टी सदस्य को सीधे पैसा नहीं आया। और पवन खेड़ा ने यह दावा किया था कि शमिका रवि ने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो कि जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित और पल्वित थी। अब शमिका रवि का ये कहना है कि वो पवन खेड़ा के ऊपर मानहानि का दावा करेंगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में जो उनका कार्यकाल था वो 18 साल बाद वो जाकर पीएम की एडवाइजरी काउंसिल की कमेटी में वो शामिल हुई है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 18 साल बाद मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पीएम की है उसमें शामिल हुई। मुझे अपने काम, अपने देश या अपने प्रधानमंत्री पर इतना गर्व कभी नहीं हुआ। इस बीच 2020 में जॉर्ज सोरोस ने अपने भारत विरोधी मंसूबों की घोषणा की। ये बात शमिका रवि ने कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से झूठा नैरेटिव जॉर्ज सोरोस के ऊपर पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी, सब लोग जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन बताते थे, क्या आज बीजेपी बिल्कुल औंधे मुंह गिर चुकी है जॉर्ज सोरोस के मामले में? और अब बीजेपी क्या करेगी? और अगर राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा था तो फिर क्या अगर उस स्टैंडर्ड से क्या मोदी जी और अमित शाह गद्दार नहीं होंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता प्रबल प्रताप शाही हैं, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ गिरीश जोशी, गिरीश जोशी जी भी आ गए हैं। गिरीश जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में अनिल सिन्हा से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, शमिका रवि का ये कहना कि हाँ, पैसे तो फंडेड थे जॉर्ज सोरोस द्वारा, लेकिन वो फैकल्टी को डायरेक्ट नहीं दिया गया। क्या कहेंगे इस तरीके की जो फ्रिवलस एक्सप्लेनेशन जो शमिका रवि ने दिया है? क्या आज बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस ने उसको बेनकाब किया है? जी, तो ये क्या सोनिया गांधी को क्या जॉर्ज सोरोस डायरेक्ट पैसा दिया है? अरे ये नॉनसेंस सब जो है। देखिए, असल में क्या मामला है कि अडानी के साथ उनके संबंधों को लेकर के वो बीजेपी को जवाब देना था, तो उसने एक काउंटर ऑफेंसिव मोर्चा खोला है और इसके तहत ये जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस का सही कहा ये कांग्रेस ने कि भाई, अगर वो पवन खेड़ा ने कहा कि अगर मान लिया कि वो क्या कहते हैं जॉर्ज सोरोस है तो उनका एक्स्ट्राडिशन करो और उनको करो ये बुक। तो ये कैंपेन है और इस कैंपेन में सबसे खराब रोल है मीडिया का। ये मीडिया का आप जरा हेडलाइन सब देख लीजिए। जॉर्ज सोरोस पर बैकफुट पर आई कांग्रेस, तो बैकफुट पर आई कांग्रेस, आक्रामक हुई, तो जॉर्ज सोरोस के मामले में घेरा। अरे क्या घेरा?
ये बात जॉर्ज सोरोस के, अमित मालवीय, तो मेरा ध्यान आता है कि 4 साल 5 साल पहले से बोल रहा है, 2019 के इलेक्शन के पहले से बोल रहा है, ये चर्चा है जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है। तो उस समय अभी तक इस सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर कार्रवाई करे तो करे, और कार्रवाई तो की। जॉर्ज सोरोस के ही मामले में न्यूज क्लिक का आपको याद होगा कि उसको जोड़ा गया, वो जॉर्ज सोरोस और कौन एक और शख्स है जो चाइनीज ये माना जाता है, तो उनके साथ जोड़ा गया। और उसका केस का नतीजा क्या हुआ? वो बरी हो गए, लगभग बरी ही हो गए। उसके बाद भी उसका पैसा वैसा सब ईडी आईटी और किस तरह से पत्रकारों को, ये है क्या कि जो भी, और दूसरा है क्या कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो राइट विंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे जुड़े हुए हैं बीजेपी के इंटेलेक्चुअल्स, हमको लग रहा है कांग्रेस भी होमवर्क ठीक से करती नहीं है। कांग्रेस को ये होमवर्क करके बताना चाहिए कि जितना राइट विंग का इंटेलेक्चुअल्स है इंडिया में, वो सब जो है राइट विंग का जो अमेरिकन फाउंडेशन है उससे जुड़ा हुआ है और उनको मिलता है। और इसमें, और ये सही कहा यूएस ने कि भाई हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यकीन करते हैं, कोई अगर इशू अगर किसी ने उजागर किया है और कोई अखबार ने, तो हम उसको रोकने का हम नहीं रखते। तो ये बात, ये वहां कुछ नहीं कर सकते। ये वो जो भी है इनका, उनकी लिस्ट जारी होनी चाहिए कि जो भारत का राइट विंग इंटेलेक्चुअल से कहाँ से पैसा ला रहा है। उससे विवेकानंद कहा भी है, विवेकानंद फाउंडेशन को पैसे आ रहे हैं, वो और भी दो क्या एक और दूसरा नाम लिया, वो सब इंस्टीट्यूट्स को पैसे आ रहे हैं। ये फंडिंग जो है, ये फंडिंग जारी है। सवाल उठता है कि जो इशू उठा रहा है उस इशू में कितना दम है। अच्छा, वो क्या इस सोनिया गांधी पर जो आरोप लगा रहा है कि कश्मीर की आजादी के लिए जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, अरे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन कुछ भी कर रहा हो, क्या सोनिया गांधी ने कश्मीर की आजादी के लिए कोई काम किया है? क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसा काम किया है जो चीन के पक्ष में है? चीन से उसके संबंध है, अरे होंगे, हमको क्या करना है? और आपके तो सारे संबंध, अभी तो किसी ने कहा, और हालांकि वो जोड़ नहीं सकते, शंघाई में कंपनी रजिस्टर कराई अडानी ने, और उसके बाद जो है पहली बार चले गए वो शंघाई कॉपरेशन वाला जो है उसके में पाकिस्तान चले गए जयशंकर। अब इसको लोग जोड़ेगा अगर तो क्या होगा? जोड़ने के लेवल आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं से तो तार जुड़ते हैं। आखिरकार क्यों जो शंघाई कॉपरेशन एक तो चीन का किया हुआ है, पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन सितंबर में उसने करवाया, क्या कहते हैं ये, अडानी ने अपनी कंपनी का वहाँ इनकॉर्पोरेशन, और वो तुरंत जो है सो भारतीय विदेश मंत्री वो चले जाते हैं। तो और श्रीलंका में, बांग्लादेश में, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह से डायरेक्ट आरोप लग रहे हैं कि ये उनका प्रमोशन कर रहे हैं। इसी को काउंटर करने के लिए समझना चाहिए कि ये जो जॉर्ज सोरोस का नाटक चल रहा है वो है कि अडानी के मामले पर, अच्छा देखिए संसद में जॉर्ज सोरोस का नाम सब ले रहा है, वो संसद से बाहर का आदमी है, लेकिन अडानी का नाम नहीं ले सकता। अब वो तुरंत एक्सपंज हो जाता है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर तो आप और भी लिस्ट तो आप कांग्रेस दे रही है कि कौन 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 किसको पैसा मिला है। अब जवाब दो इसका। और दूसरा है क्या कि लोग, चर्चा अब नहीं हो पा रही है, कितना करे कांग्रेस भी। अभी देखिए कि जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड है उसमें तो चाइनीज कंपनियों के क्या कहते हैं डोनेशंस की बात सामने मतलब आती, पूछा है, उस सरकार कुछ नहीं बोल रही है, उसमें चाइनीज कंपनियों ने पैसा दिया है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो कोई मतलब, ये सिर्फ चल रहा है मीडिया के सहारे। मीडिया के सहारे एक कैंपेन चल रहा है, एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है, जिसमें कि देश के लोकतंत्र, देश के विपक्ष के नेता और सब लोगों के खिलाफ उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, और ये मीडिया की मदद से चल रहा है। कोई जॉर्ज सोरोस से कुछ लेना देना नहीं है, और ये क्या कहते हैं अडानी को बचाने का मुहिम है। और इसमें आगे है, अडानी ने तो ले लिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ले लिया है, न्यूज एजेंसी भी ले ली है, और न्यूज ये भी ले लिया है। और हमको लग रहा है क्या, और कुछ पैसे भी उसने लगाए होंगे बाकी कंपनियों में, बाकी मीडिया कंपनियों में भी। जांच इसकी होनी चाहिए कि जो पैसे लगाए हैं अडानी ने मीडिया में,
वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कौन कौन सी खबरें चला रहा है। ठीक है, अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ, उसके बाद शाही साहब के पास आऊंगी कि गिरीश जी, क्या वाकई में बीजेपी के लिए अब जॉर्ज सोरोस बहुत महंगा पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, उनकी ट्रोल आर्मी, तमाम बीजेपी के मंत्री बार बार जॉर्ज सोरोस का हवाला देते थे हर चीज में कि देखिए कांग्रेस का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से ही है, आज वही सब कनेक्शंस खुद बीजेपी के निकल रहे हैं, चाहे वो विवेकानंद फाउंडेशन हो या फिर सुप्रिया श्रीनेट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम लोगों के नाम बताए जो कि बीजेपी के लोग, जिन प्रधानमंत्री के साथ जो लोग मंच शेयर करते हैं उनके कनेक्शन से जॉर्ज सोरोस के साथ, बीजेपी के कुछ लोगों की परिवार वालों की शादी ऐसे लोगों के साथ हुई है जो कि जॉर्ज सोरोस के फंड से पोषित और पल्वित हैं। तो क्या कहेंगे, ये पूरा नैरेटिव आज किधर को जा रहा है जॉर्ज सोरोस का? नीरू जी, पहले तो ये पार्ट वन एजेंडा ये है कि इनको लोकसभा राज्यसभा चलने नहीं देनी है, क्योंकि वो चलेगी तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो ये ऐसे ही सगुफे छोड़ते रहो। अभी आपने लेटेस्ट देखा हो तो राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम लोग किसी चीज को ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगे, 14 तारीख से हम बाकायदा पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं और वो जो भी बोलेंगे हम उससे एग्री नहीं होंगे, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो पार्लियामेंट का काम है वो चले, वो चलेगा तब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक ये सिस्टम वो समझ गए कि इनको ये डेलिबरेटली इंस्टिगेट करते हैं कि वो कुछ चिल्लाचिल्ली करें। अब अल्टीमेट फाइनल क्या था, सब तो हो गया, अब सोनिया गांधी पे अटैक कर दो क्योंकि प्रियंका भी प्रेजेंट है, तो वो सेंटिमेंटल मामला हो जाएगा, वो लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाचिल्ली करेंगे। आप इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझ रहे हो कि जैसे यादव बोल रहा है या सुधांशु उसके पीछे उसको सपोर्ट में बता रहा है, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर उनको बोलने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि आप लोग ये एजेंडा पार्ट 2 चलाओ ताकि इनको इतना गुस्सा आ जाए कि वो लोग डिस्टर्ब कर दें और फिर ये भी बोलने को लगे कि हम तो चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलाने दे रहे। ये पार्ट 1 हो गया। अब ये सोरस की जो ये डपली बजा रहे हैं, इनको डिस्टर्बेंस तो करना था। सोरस तो 1999 में पहली बार इंडिया में जब आया तभी वाजपेयी जी की सरकार थी और उसने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एशिया में ही वो काम कर रहा है, उसका एजेंडा बहुत क्लियर है, जो अमेरिका का एजेंडा है कि भाई पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, ऑटोक्रेसी कहीं भी नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, और वो सब उसी नेशंस में दिक्कतें खड़ी करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमारा एक एजेंडा है कि भाई हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करें सब जगह में। दिस वाज वन पार्ट ऑफ इट। और ये जो बोल रहे हैं, सबसे पहले 1 साल पहले वो शी जिनपिंग के खिलाफ बोला है कि भाई उसकी जो थियरी है, वो उसकी जो एक्सपांशन का थियरी है, ये वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। वो होते ही उसके चेले को दिक्कत हो जाती है, पाकिस्तान ने उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ऑफिस पाकिस्तान में बंद कर दिया क्योंकि उनको बुरा लगा। अभी जब हम लगता है कि धीरे से हमारा नाम आएगा तो ये यहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। और 2014 में यूनाइटेड नेशंस का जो फंड है जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, उसमें फंड में सबसे तीसरे नंबर के डोनर तो इंडिया गवर्नमेंट है। तो आप क्यों दे रहे हो उसको? क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा पैसा डेमोक्रेसी का सोरस के थ्रू ही रूट हो रहा है, वही प्लानिंग कर रहा है, वही डिप्लोमेसी डिसीजंस ले रहा है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है या आपका इनपुट फेलियर है या आपकी एम्बेसी का फेलियर, ये सीधी सी बात है। तो आप समझ लो कि वो कुछ चलेगा नहीं इनका। सोरस इज टू बिग ए पिक्चर, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो किसी कांग्रेस की गलती या किसी ने बोल दिया होगा कि भाई उस पर एफआईआर करवा दो, जिसको मालूम ही नहीं। ऐसे इनके 2 रुपये वाले ट्रोलर हैं, वो कुछ भी लिखते रहते हैं और उस पर फिर डिस्कशन चलते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज इट। उसका क्लियर एविडेंस जो ध्रुव राठी ने अपने उसमें बाकायदा विद एविडेंस दिया है कि 2 पार्टियों को 5,000 करोड़ जो दिया गया था, उसमें ये गौरांग और दूसरा कौन है, ये शशांक की शादी, जिसको एवियक्स उसने अभी 2021 में उसने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है, उसकी शादी में तो बाकायदा देवेंद्र फडणवीस और एल.के. आडवाणी हाजिर थे, उनके फोटोज हैं। तो आप इनको सब चीज पता है कि बाद में रिवर्स आने दो, लेकिन अभी पार्लियामेंट को कैसे डिस्टर्ब करके अपना टाइम पूरा कर लेना है, क्योंकि ये एक ही मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। आप समझ लो पार्लियामेंट पहले चलेगी तो इनके रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टरों से भी पूछा जाएगा कि भाई आपको जब पैसा मिला था, आपने जब उसको हाई राइज में एग्रीमेंट करा था, तो उसका क्या है, आपको कितने पैसे मिले, आपके किस ऑफिसर ने पैसे लिए, या उस पर जेपीसी लगाई है। तो काफी कुछ जेपीसी आने लगेगी। अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है इनके बिहेवियर पे।
तो ये सब सारा डिस्टर्बेंस, मतलब इनकी जो इमेज खत्म होने की कोशिश हो रही है उसका ये डैमेज कंट्रोल है, इसलिए ये पूरा नौटंकी चल रहा है। बाकी इनको सोरस से कोई मतलब नहीं है। ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे पे डिफॉर्मेशन करके देख ले, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। इनको सिर्फ पार्लियामेंट कैसे नहीं चले ये इनका एजेंडा है अभी। जी ठीक है, अब मैं शाहिद साहब के पास आती हूँ कि शाहिद साहब, आज कांग्रेस के लिए ये तो बिल्कुल एक तरीके से यूरेका मोमेंट है। कल सुप्रिया नेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पवन खेड़ा ने बताया कि किस तरीके से वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और शमिका रवि का खासकर उन्होंने बताया। क्या कहेंगे? शमिका रवि तो ये कह रही है कि वो पवन खेड़ा पर मानहानि का दावा करेंगी, क्योंकि ये पैसे डायरेक्ट उनको नहीं मिले हैं, फैकल्टी को डायरेक्ट नहीं आया है। जी शाहिद साहब। देखिए नीलू जी, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूर्व का नाम जनसंघ था और उसकी मातृ संगठन आरएसएस है, ये आज से नहीं, अपने स्थापना काल से ही तमाम विदेशी एजेंसियों के साथ उसका तालमेल रहा है और उससे वो पैसा लेती रही। अभी जो मौजूदा जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, यानी प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद की जो सदस्य है प्रोफेसर शमिका रवि, ये जिस संस्थान में थी उसको भी जॉर्ज सोरोस ने पैसा दिया है। इसके अलावा जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, इसके क्या संबंध है ओपन सोसाइटी के साथ, फाउंडेशन के साथ, इस पर भी गहन चर्चा होनी चाहिए और विचार होना चाहिए। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चाइना से क्या क्या लिया है, चाइना के है, और आरएसएस के मोहन भागवत राम। आपकी आवाज कट रही है शाहिद साहब। शाहिद साहब, आपका कनेक्शन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। मैं वापस अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ, फिर देखेंगे जब आ जाएंगे कि अनिल जी, अब ये क्या, ये और बीजेपी के और भी लिंक सब सामने आएंगे? विवेकानंद फाउंडेशन का तो सामने आया, किसी चाइनीज लिंक से कंपनी से सामने आएगा कि बीजेपी के ही लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए बहुत इस समय एम्बैरेसमेंट का मोमेंट नहीं है? उन्हीं की ट्रोल आर्मी जिसने कि पीएम से लेकर सारे बीजेपी के नेताओं को जो बिल्कुल पाक साफ बताया और ये कहा कि जैसे कि जॉर्ज सोरोस भी कोई विलन हो गया हो, आज उसी विलन के कनेक्शन बीजेपी के लोगों के साथ निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए, ये वो मतलब उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी को। इसीलिए सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव ये 14 से चल रही है नैरेटिव कि एनजीओ का मतलब अर्बन नक्सल है, वो क्या कहते हैं, जो भी आवाज लगाएगा ह्यूमन राइट्स के पक्ष में, ये खतरनाक ट्रेंड है। और ये इसमें इस ट्रेंड का मुकाबला होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जॉर्ज सोरेस अगर किसी को कश्मीर के किसी टेररिस्ट को पैसा दे रहा है तो उसको पकड़ के जेल में बंद करो और अपने कानून के तहत उसको एक्स्ट्राडाइट करो। लेकिन अगर आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस सब को देशद्रोही साबित करना शुरू करेंगे, विपक्ष को साबित, ये तो नॉनसेंस है ना। देशद्रोही आप 42 के आंदोलन में थे नहीं, आप देश के लिए कभी लड़ाई में लड़े नहीं, और आप अभी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या कहते हैं देशभक्ति का। ये तो सवाल उठेगा ना, इतिहास पूछेगा ना भाई कि कौन है। और वो बोल रहा है किसको, कल मैंने देखा है एक जो आपका सर्वश्रेष्ठ चैनल का सर्वश्रेष्ठ दलाल है, वो बोल रहा था कि क्या कहते हैं, ये कांग्रेस शुरू से ही उन्होंने विभाजन करवाया। अरे कौन नॉनसेंस कुछ से कुछ बोल रहा है, और कहीं से कहीं जोड़ करके ये जो पत्रकारों पर, स्वतंत्र आवाज पे, शिक्षाविद पे, हिस्टोरियंस पे, ये सोरोस के पर अटैक जो है ना, वो उसी से जुड़ा हुआ मामला है कि मतलब वो अर्बन नक्सल वाला ही ये है, नैरेटिव है कि सबको साबित करो। अरे वो आदमी जॉर्ज, किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया था कि कश्मीर के खिलाफ आप बोलने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, आप उसका कोई शामिल है? कोई कुछ से कुछ बोल रहा है। और सोरोस को अगर है, सोरोस पूरे दुनिया भर में लोकतंत्र के ये का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन आज से थोड़ा ही है, उस समय से है, और वो लोग जानते हैं इसको शुरू से ही। और ये मतलब अगर वो तो धीरे धीरे निकल रहा है, कांग्रेस में निकालेगी ही कि इनके कौन कौन इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं, इनके कौन सदस्य, इंटेलेक्चुअल छोड़ दीजिए, सदस्य लोग कौन कौन गए हैं।
और इतना लोग जो चाइना कांग्रेस ये क्या कहते हैं 5 जन के एडिटर हुआ करते थे, तरुण विजय लगातार कई बार चीन जाया करते थे, सांसद भी थे। अब उनको कौन फंड कर रहा था ये पता होना चाहिए। अरे ये इशू मैं मानता हूं कि ये चाहे जनसंघ का आदमी हो चाहे कहीं का हो, अगर वो कहीं एकेडमिक ये में जा रहा है आ रहा है तो उसको उससे जोड़ करके आप इसको नहीं देख सकते। कई तरह के विचार पलने चाहिए, जो चीन के समर्थक है वो भी होने चाहिए, पाकिस्तान के भी होने चाहिए, अमेरिका के भी होने चाहिए, बांग्लादेश के भी समर्थक जो है हमारे यहाँ हसीना है कि नहीं हमारे यहाँ है। और मैं तो समर्थन करूंगा कि अगर उनको जब वहां से भगा दिया गया तो यहाँ उनको रहने देने में कोई खराबी नहीं। हमने किस तरह से दलाई लामा को क्या आया, ये होना चाहिए कि जो भी सत्ता विरोधी आवाज है कहीं भी उसके साथ खड़े होने के लिए सोरोस यही काम कर रहा है कि जो सत्ता विरोधी लोकतंत्र के पक्ष में आवाज लगाने वाले हैं उसको पैसा दे रहा है। ये उसका गुनाह सिर्फ इतना है, अगर ये आपकी नजर में अगर साबित होता है कि आपका देश इससे टूट रहा है तो आप उसको पकड़ के लाइए, बंद करिए। इतना कमजोर क्यों है भाई? बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे, मैं प्रबल प्रताप शाही वापस जुड़ गए हैं, मैं शाही साहब के पास आना चाह रही हूँ। शाही साहब की अब जो नैरेटिव है सोरोस के ऊपर, अब कांग्रेस इसको कैसे आगे बढ़ाएगी? शमिका रवि ने तो ये कहा कि पवन खेड़ा के ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई पैसे उनको डायरेक्टली नहीं मिले हैं, किसी फैकल्टी मेंबर को डायरेक्टली नहीं मिला है। लेकिन अब कांग्रेस आगे क्या करेगी जब आप लोग बेनकाब ये कर चुके हैं कि भाई बीजेपी के लोगों का भी कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है? तो यानी जो जितना बड़ा विलेन जॉर्ज सोरोस को बताया गया था और जैसे विलेन बना के बीजेपी पेश कर रही थी, तो वो विलेन तो बीजेपी के कैंप में भी नजर आ गया कि बीजेपी के लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से इसके बाद कांग्रेस इसको कैसे आगे बढ़ाएगी? जी मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरी कर दूं, जरा 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। हाँ प्लीज। नेट की दिक्कत हो गई थी। जैसा सारे लोग हमसे बड़े हैं, सिन्हा जी भी हैं, जोशी जी भी हैं। आपको याद होगा एक आदमी होते थे जनसंघ में पहले, जो जनता पार्टी में बाद में बने, उनका नाम था नानाजी देशमुख। इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, प्रीसी पक्ष बंद हुए, तो तमाम लोग नानाजी देशमुख जी के नेतृत्व में आरएसएस भी जो है वह सीआईए के संपर्क में आ गई थी। और ये रिटर्न, ये फैक्ट्स हैं, ये इंटेलिजेंस और रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में पड़े हैं कहीं ना कहीं। और ये विदित है कि मोसाद के साथ भी आरएसएस के पूर्ण संबंध पुराने समय से हैं। आज जो अडानी को तमाम जगहों पर जाके बिजनेस नरेंद्र मोदी दिलवाते हैं, वो क्यों दिलवाते हैं? क्या कारण है दिलवाने का? वही क्यों है? टाटा को क्यों नहीं दिलवाते हैं? बिरला को क्यों नहीं दिलवाते हैं? मंगलम को क्यों नहीं दिलवाते हैं? बाकी अन्य उनको क्यों दिलवाते? इसी को क्यों दिलवाते? भारत की तमाम कंपनियां, नवरत्न कंपनियां है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, बाकी और उनको क्यों नहीं करवाते? बहुत सारी चीजें, बीएचईएल है, उसको क्यों नहीं दिलवाते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट? तो सारा कॉन्ट्रैक्ट इसको ही क्यों, अडानी को क्यों दिलवा रहे? तो सवाल क्या है कि अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, इसलिए ये लगातार ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन से क्या आरएसएस पैसा नहीं लेती रही है? क्या ये छुपा हुआ है? क्या खोलने की हम शुरू कर देंगे तो नरेंद्र मोदी से लेकर ये लोग नंगे हो जाएंगे। पूरा आरएसएस का एक एक बाल उनको घेर दिया जाएगा कि किस तरीके से भारत के अंदर पैसा लेकर, विदेशों से पैसा लेकर भारत के अंदर गड़बड़ी करने का काम आरएसएस ने किया। अब आपको मैं बता देता हूं, पिछले 20 वर्षों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चाइना के साथ, एक चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, कल्चरल म्यूचुअल रिलेशनशिप वाली जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसमें मोहन भागवत का जो साथी राम माधव है, नरेंद्र मोदी स्वयं वो जाते हैं और वहां से लोग आते हैं। डेलीगेशन चाइना से आता है और नागपुर पहुंचता है। क्या कहते हैं ये, छुपाते क्या है? चाइना का डेलीगेशन जब नागपुर पहुंचता है, हेडक्वार्टर आरएसएस, तो कहते हैं हिंदी पढ़ने आए। अरे हिंदी पढ़ने नागपुर जाएगा? हिंदी पढ़ना है तो यहाँ पर तमाम विद्यापीठ है, यहाँ पर पढ़ ले, लेकिन वो वहां क्यों जा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि विदेशी एजेंसियों का सबसे बड़ा अगर कोई अग्रदूत एजेंट यहाँ पे एजेंट है वो आरएसएस है। और ये विदित प्रूफ है
कि भारत के अंदर जब भारत स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व, सरदार पटेल जी के नेतृत्व, मौलाना आजाद के नेतृत्व में जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आरएसएस के गोवालकर और ये सब अंग्रेजों के एजेंट बनकर भारत के बंटवारे का काम कर रहे थे। और मैं टू नेशन थ्योरी किसकी है? टू नेशन थ्योरी जो थी वो जिन्ना और सावरकर की रही। और भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत और पाकिस्तान क्यों बनाए गए, उसके पीछे कारण था कि 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो यूएसएसआर, सोवियत रूस, रशिया जिसे सोवियत रूस कहते हैं, वो एक प्रोमिनेंट फिगर फैक्टर बन गया था जियो पॉलिटिकल उसमें, हमारे यहाँ एशिया और यूरोप के उसमें। तो सीधा अगर यूनाइटेड भारत रहता, पूरा भारत पाकिस्तान में इंक्लूड होता, तो रशिया की सरहदें, यूएसएसआर की सरहदें जो थी भारत के साथ होती, और भारत जो है, भारत के थ्रू जो है ग्वादर जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट तक एक्सेस मिल जाती। क्योंकि नेहरू जी को सोशलिस्ट माना जाता था, इसलिए ये चाल अमेरिका ने और यूके ने, ब्रिटेन ने रची कि भारत का बंटवारा करना है, और उसमें दो लोग शामिल हुए, एक जिन्ना स्वयं, दूसरा सावरकर यानी आरएसएस। तो ये क्या फैक्ट नहीं है? अब इस पर किताबें लिखी गई हैं, लोग पढ़ते लिखते नहीं है, मेन बात यह है। और कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस ने हमेशा भारत की संप्रभुता के साथ हमेशा रही है, सुन रखा है। भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या काम किया है, जान दे दी है हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने। एक वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, दूसरे हमारे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। इन दो प्रधानमंत्रियों की जान चली गई भारत की अखंडता को बचाने के लिए, अच्छो रखने के लिए। ये क्या बात करेंगे ये देश के गद्दार आरएसएस वाले? पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? पाकिस्तान के दो भाग अगर किए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। तो उस समय ये कहां थे गद्दार? तो ये जो गद्दार थे, ये गद्दार हमेशा भारत के विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। और इस पर तो एक निष्पक्ष जांच होगी, और आज नहीं होगी, जब ये सत्ता से बाहर जाएंगे निष्पक्ष जांच होगी, और इनकी चमड़ी उधड़ जाएगी अगर एक एक चीज खुल जाए। रॉकफेलर फाउंडेशन से आरएसएस पैसा लेता है कि नहीं लेता है? मुझे आप बताइए, हमको सिन्हा जी बताएं, गिरीश जोशी जी बताएं, क्या नहीं लेता पैसा? लेता है पैसा। सीआईए से नानाजी देशमुख का आरएसएस के क्या संबंध रहे? इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश सीआईए के साथ मिलकर की कि नहीं की? बताइए। सीआईए के साथ मिलकर इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश इसी आरएसएस ने की थी, और उसका नेतृत्व नानाजी देशमुख कर रहे थे। मैं आरोप लगा रहा हूं, और ये क्लासिफाइड है। अगर कहीं ये रॉ का अगर कोई देशभक्त होगा, सुन रहा होगा, तो वो बताएगा। लेकिन अगर इनकी ये घुस गए हैं तो हो सकता है वो पन्ने फाड़ उड़ के जला दें। ये तो देशद्रोही संगठन है आरएसएस, इस पर तो बैन लगना चाहिए था। ये तो गलती हो गई। लेकिन अब ये 1942 में इन सब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था इन सब ने। ये क्या बात करेंगे अंग्रेजों के दलाल? नहीं, भारत के विभाजन में सबसे बड़ा अगर हाथ था आरएसएस का था, और ये रिटर्न प्रूफ है। नहीं शाही साहब, मेरा जो सवाल आपसे है कि अब जॉर्ज सोरोस के ही नैरेटिव को कांग्रेस किस तरह से अब आगे बढ़ाएगी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। पवन खेड़ा, देखिए आप खुलासा जो ये सब खुलासा हुआ है, शमिका रवि वाला, ये सब हम लोग करेंगे। अभी और भी आएगा, अभी और आएगा। अभी तो ये कुछ कागज खोले हैं। तो अगर हम लोग देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति लोग हैं। राहुल गांधी बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके नीचे तक जाकर नहीं हिट करते हैं, बिलो द बेल्ट जाकर हिट नहीं करते हैं। इसलिए ये आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बिलो द बेल्ट हमेशा हमला कर देते हैं। एक हमारी भद्र महिला है, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनका कल परसों जन्मदिन था, उस दिन ये हमला कर रहे थे। बहू है देश की ना, इस देश की, भारत की बहू है। भारत की संस्कृति में नीलू जी, आप जिस घर में गई आप उसकी बहू हो गई, फिर आपकी इज्जत करने का ख्याल, उसका करने का सम्मान हमारा फर्ज है। और वो एक हमसे उम्र में बड़े रहे, हमारे पिता से उम्र में बड़े रहे राजीव गांधी जी, तुम्हारी बड़ी मां जैसी हो गई, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। और ये संघी अंग्रेजों के दलाल, सीआईए के दलाल, मोसाद के दलाल, ये रोज गालियां देंगे।
चाइना का दलाल नरेंद्र मोदी सबको गालियां दे रहा है। अरे जांच होनी चाहिए इनकी, और इनकी एक एक कलई खुलेगी। शाही साहब बस एक सवाल, उसके बाद मैं गिरीश जी और अनिल जी के पास जाऊंगी कि राहुल गांधी को गद्दार कहा गया था। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कहा कि एक ट्रायंगल है, ओसीसीआरपी, राहुल गांधी और तीसरा जॉर्ज सोरोस, और राहुल गांधी को गद्दार बताया। तो क्या उस यादस्टिक से क्या आज मोदी जी और शाह साहब भी गद्दार नहीं है? क्या बीजेपी गद्दार नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मीडिया पार्ट की एक भ्रामक खबर को जो मीडिया पार्ट ने मना किया कि हमारी खबर नहीं थी, जिसका फेक न्यूज लाकर इन सब ने उनको राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया, तो ये सब तो देश के गद्दार पहले से हैं। और ये बताइए, इस देश के अंदर जो ये लाए हैं अग्निपथ योजना, ये क्या करने लाए थे? देश की सेना को कमजोर करने के लिए लाए थे ना। अरे उसको, देश की सेना कमजोर हो जाएगी तो उत्तर पूर्व पर कब्जा हो जाएगा चाइना का। ये तो इसकी साजिश ये है ना, 20 साल के यही में जा रहे हैं चाइना के साथ मिलकर। दूसरी चीज, जो देश के किसानों को गद्दार कह सकता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस का मोहन भागवत, और ये तो किसके हैं ये सगे? ये गांव गरीब किसान सबके विरोधी हैं, ये सब देशद्रोही तो एक्चुअल यही सब है। ठीक है, ओके, मैं अब गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, ये जॉर्ज सोरोस के बारे में जो बीजेपी का कनेक्शन है और ये जो बेनकाब हुआ है, अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी क्या करेगी? उस ट्रोल आर्मी ने कितने वीडियोस, कितने मीम्स, क्या क्या नहीं बना दिया कि देखिए ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस का। जो भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करता था उसका जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन निकल आता था। अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी करेगी क्या? क्या करेंगे राइट विंग जो ट्रोलर्स हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। नीलू जी, ये ट्रोलरों की मार्केटिंग करने का कोई अपने को जरूरत है नहीं। वो लोग पढ़ भी रहे हैं और लोग उनका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज, प्रबल प्रताप जी हैं तो मैं पूछ लूं कि एक बंदा, राहुल गांधी ने कर्नाटक में ये कहा था कि भाई सारे ये मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, तो कितने लोग हो गए जिन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर। आज क्या पूरे कांग्रेस में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे बोल दे कि भाई आपने गद्दार क्यों बोला इसको? तो जब आप उसी भाषा में, या जब तक आप अटैक नहीं करोगे, बिलो द बेल्ट की बात सही है कि भाई हमारा वो कल्चर नहीं है, क्योंकि ये तो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, जो अपनी माँ बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, उनसे ही अपेक्षा रखना कि वो कोई संस्कारी लोग होंगे, ये तो हमारी बेवकूफी है। लेकिन कोई ना कोई एक्शन में तो आए। आज आपके भी एक लीडर जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, 140 करोड़ में से आपको उनके 40% वोट है, तो भाई बाकी के 40% जो अपने साथ है उसमें से कोई तो खड़ा होकर बोले कि भाई आपने हमारे नेता को गद्दार बोला, उसके प्रमाण दीजिए। आप और कुछ केस नहीं कर रहे, आप प्रमाण मांग रहे हो। जैसे इन्होंने प्रमाण मांगा था राहुल गांधी से कि भाई आपने जब बोला कि सारे मोदी सरनेम चोर है, आपके पास क्या प्रमाण है? तो आपको जितनी भी है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो आपके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार होगी। आप ये तीर कामठे लेके इनसे नहीं लड़ सकोगे, क्योंकि इनका तो धंधा ही यही है। और ये हर बात में बहुत प्लानिंग करके चलते हैं। ऐसे लगता है बाद में अल्टीमेटली पिक्चर इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि लोगों को लगता है नहीं वो भले कुछ चिल्ला रहे थे लेकिन सही में तो भाजपा वाले ही है। ये इस नैरेटिव को आपको उसी ग्रेड से कल्टीवेट करना पड़ेगा। और हमने काफी बार बात करी है कि सोशल मीडिया अकेला जब आपके लिए लड़ रहा है तो विपक्ष में से कोई प्रवक्ता तो आया करें बोलने के लिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो वो तो बोलेंगे भाई आपको पैसा मिल रहा है बोलते हैं, लेकिन जब प्रवक्ता बोलेगा तो उसका वॉइस लगा जाता है। तो ये इनिशिएटिव इन लोगों को लेना है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या मीम बना देने से नहीं होगा। आपको अब बहुत ही बड़ी आर्मी के सामने आपको लड़ना है, तो आपको अपने आप को ऐसे असेंबल कर लेना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं शाही साहब से इस बात पे एक रिस्पांस ले लेती हूँ, फिर मैं एक सेकंड, एक चीज और मैं आप लोग के जरा दर्शकों को एक मैं ज्ञान की बात बता दूं थोड़ा सा। एक कंपनी अमेरिका की जी इलेक्ट्रिक जो वो बनाती है, तमाम प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो अपने रेलवे में लगते हैं, उसमें बड़ा पार्ट जी चाहती थी, और अश्वनी वैष्णव जी उसके बड़े हेड थे, बहुत बड़े पदाधिकारी थे। और आज जो है अश्वनी वैष्णव जो है रेल मिनिस्टर। तो किस तरह का इंपैक्ट है, अमेरिका की कंपनी है। यानी जी इलेक्ट्रिक अगर ट्रैफिक सिग्नल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, अगर वो जी इलेक्ट्रिक के साथ डील हुई है, तो आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी को जी इलेक्ट्रिक ने कितना पैसा दिया था अश्वनी वैष्णव को रेल मिनिस्टर बनाने के लिए। मैं सवाल पूछता हूं।
ठीक है, मैं अब अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी अनिल जी के पास कि अनिल जी क्या कहेंगे सब पूरे जॉर्ज सोरोस और जिस तरीके से बीजेपी की आज भज पिटी है एक तरीके से, और एक तरीके से बेनकाब हो चुकी बीजेपी की, किस तरीके से झूठ बोल रही है, क्या बीजेपी बाज आएगी या अभी भी जॉर्ज सोरोस बीजेपी के और राइट विंग ट्रोलर्स के मुंह से निकलता रहेगा, फिर अब जॉर्ज सोरोस का दरवाजा बंद करेगी अब बीजेपी, क्योंकि अब उनको लगेगा आप कुछ और मुद्दा उठाओ, ये तो झूठ बेनकाब हो गया। जी नहीं, मैं कहूँगा क्या कि न्यूट्रल ढंग से अगर मीडिया काम करे या मीडिया अगर इस मैदान से इनके आर्मी से निकल जाए अगर वो, तो उसके बाद वो कोई जवाब नहीं दे सकते। सोशल मीडिया में उनकी बहुत बुरी हालत है, लोग जवाब भी दे रहे हैं और लोग लेकर के फैक्ट्स भी आ रहे हैं। ये जो चैनल्स हैं और जो अखबार हैं वो सब ये सब उसका संबित पात्रा का स्टेटमेंट छाप रहा है राहुल गांधी के बारे में। अब बताइए संबित पात्रा की क्या हैसियत है राहुल गांधी के बारे में ये बताने के लिए? गद्दार हर एक चैनल हर एक अखबार में हेडलाइंस टाइप का कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार कहा। ये कौन चला रहा है मीडिया को? मेरा कहना यह है कि ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ये मीडिया क्रिएशन है भी, और उसके बाद उसके सहारे वो जो है सोशल वो मतलब मीडिया ऑप्टिक्स के लिए दिखाने के लिए ये बीजेपी कर रही है, उसमें कोई दम नहीं है। वो है वही कि काउंटर करना है अडानी के मामले को। अडानी बुरी तरह फंस गया है, देश अमेरिका में फंस गया है। यहाँ अगर जांच होगी तो चुनाव में बिना इलेक्टोरल बॉन्ड के ही कितने पैसे उसने दिए उसका पता चलेगा। अभी बताइए कि वो जो कंपनियां हैं जो सेल कंपनियां सब है उनके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है अभी तक। उसका बकायदा आरोप लग गया, वहां आरोप लग गया अमेरिका में, वहां पर कोर्ट में केस चल गया, फैक्ट्स जमा। वहां अमेरिका में ये हिंदुस्तान का कोर्ट नहीं है कि चले गए और उसके बाद जुर्माना भी हो करके बाहर आ गए। वहां पर चली जाएगी सब, मतलब उसका सब चीज छीन लेगा, जेल में बंद कर देगा अगर गलत एफिडेविट दीजिएगा तो वो जो है वहां बकायदा आरोप लग गया है कि पैसे दिए सरकार को, भारत सरकार को। जगन मोहन रेड्डी के बारे में तो बता दिया कि कितने पैसे दिए, तो ये डिटेल आ गया है। भारत सरकार ने एक भी कोई तरह का नोटिस नहीं निकाला है, और राहुल गांधी रोज उसका क्या कहते हैं बना के जा रहे हैं, उसका बैच लगा रहे हैं, उसके बारे में पोस्टर बना रहे हैं संसद में, लेकिन एक स्टेटमेंट भी नहीं। सिर्फ यही बोल दे गवर्नमेंट कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अडानी अपना भोगेंगे अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो किया, और हम जांच करा रहे हैं कि किस अधिकारी ने उनको ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, ये किस अधिकारी ने इसमें ये किया, कौन नेता शामिल है, इतना ही तो बोल दे। तो असल में है कि अडानी से रिलेटेड के सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं। सोरोस ने अगर उनको दिया है पैसा और सोनिया गांधी ने लिया है, और वो भी किसी देशद्रोही काम के लिए, जेल में डालो दोनों को। मीडिया ये भी बोले ना कि वो दोनों को जेल में डालिए, और अडानी के बारे में जवाब दीजिए। मीडिया का न्यूट्रल होना, इस मैदान से बाहर होना जरूरी है, और उसको बाहर करने में आप लोग मदद करिए सब लोगों को जो आजादी चाहते हैं मीडिया की। जी बिल्कुल। और अब तो ये देखना होगा कि अब और नीलू जी मैं फिर से एक चीज दोहरा देता हूँ। अभी सिन्हा जी कह रहे थे कि वो कह देंगे जांच कराने, कभी जिंदगी में नहीं कराएगा कि नरेंद्र मोदी ही अडानी ही नरेंद्र मोदी। तो मोदी कहाँ से करा देगा? अपने लिए अपनी जले में फांस पड़वाएगा क्या? और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी का हाल वही होगा जो जैकब जुम्मा का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का हुआ था, जिसने गुप्ता बंधुओं से देश लुटवाया था। इसी तरह वैसे ही हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी अडानी के थ्रू लुटवा रहा है, और आज नहीं तो कल। जो मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पर अटैक भी ज्यादा हो रहा है। आज नहीं तो कल अडानी का मुद्दा बहुत ज्यादा जन तक पहुंच चुका है, सब जान रहे हैं, जनता भी जानने लगी कि अडानी के पैसे से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आने वाले समय में लोग डिमांड करेंगे, अडानी देश से भागेगा और नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, जैसे जैकब जुम्मा जेल गया था दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया कहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए देखना होगा अभी और कौन कौन से नए नाम बीजेपी के अंदर से निकलते हैं जिनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रबल प्रताप शाही जी, अनिल जी, गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।